हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप गिल एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। तो इस प्लेटफॉर्म पे आज अपने का फर्स्ट टॉपिक होगा एनिमल हस्बेंड्री का, और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो अपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द एनिमल्स। पहले टॉपिक का नाम क्या है भाई? रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द एनिमल्स। जब अपने स्टडी करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उससे पहले अपने को कुछ जनरल चीज़ें देखनी है कि जब आप रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे हो उससे पहले अपने को कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जो सबसे पहली बात आती है तो वहाँ पे एक एज आती है एनिमल के अंदर जिसे बोला जाता है पुबर्टी एज। कौन सी एज बोलते हैं भाई? पुबर्टी एज। क्या होती है पुबर्टी एज? एक प्रकार की ये मैच्योरिटी होती है। अगर आप मैच्योरिटी की बात करें ना, परिपक्वता की बात करें, तो दो तरह की परिपक्वता होती है। एक तो फिजिकल मैच्योरिटी जिसे बोलते हैं, और दूसरा कौन सा आ जाता है? सेक्सुअली मैच्योरिटी, है ना। एक्चुअली में पुबर्टी एज का क्या मीनिंग है? पुबर्टी एज का मीनिंग है कि सेक्सुअली ऑर्गन्स बीकम फंक्शनल। जब फीमेल या मेल के सेक्सुअली ऑर्गन क्या हो जाते हैं? फंक्शनल हो जाते हैं। उस टाइम ऑफ पीरियड को क्या बोला जाता है? पुबर्टी एज बोला जाता है ना। तो लाइक दैट अपने इस टाइप से भी कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है या हीट पीरियड या एस्ट्रस पीरियड जब स्टार्ट होता है, तो जो फीमेल्स के अंदर पहली बार ये कैरेक्टर्स दिखते हैं उस टाइम को क्या कहा जाता है? पुबर्टी एज कहते हैं। तो नॉर्मली जो पुबर्टी एज अपने काऊ के अंदर देखें, इंडियन काऊ की बात करें तो लगभग 24 से 36 मंथ पर आती है। ठीक है, पहली बार इंडियन काऊ अपनी पुबर्टी एज कब शो करेगी? जब उसकी एज कितनी होगी? 24 से 30 मंथ ऑफ एज होगी। ठीक है, देखो पुबर्टी एज के अंदर क्या होगा, इसके अंदर इस टाइम ऑफ पीरियड के अंदर फर्स्ट टाइम जब फीमेल के अंदर एक हार्मोन रिलीज होगा, जिस हार्मोन का नाम होगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा। इस एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से फीमेल्स के अंदर कुछ कैरेक्टर्स डेवलप होंगे। कैरेक्टर्स कैसे डेवलप होंगे? माउंट ऑन अनदर एनिमल, माउंट ऑन अनदर एनिमल्स। दूसरा देखें तो फ्रीक्वेंटली या बार बार उसका क्या करना? बेलोविंग करना। बेलोविंग का मतलब होता है कि साउंड प्रोड्यूस बाय काउ एंड बफेलो इज कॉल्ड बेलोविंग। ठीक है, बार बार उसका बेलोविंग करना। और उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या होना? लिक्विड डिस्चार्ज होना। लिक्विड डिस्चार्ज होना उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। वहाँ पे स्वेलिंग का आना, रेडनेस शो होना, ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। रेस्टलेस फील करना, ये सारे के सारे कैरेक्टर किसके होते हैं? हीट पीरियड के होते हैं। यानी अपने हीट पीरियड को कैसे डिफाइन करेंगे कि एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से फीमेल के अंदर कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कि बार बार उसका बोलना, रेस्टलेस फील करना। इसके अलावा दूसरे एनिमल पे उसका माउंट करना ना, यानी डिजायर होते हैं फीमेल के मेट करने के मेल के साथ। उस टाइम ऑफ पीरियड को क्या बोला जाता है? हीट पीरियड या एस्ट्रस पीरियड बोला जाता है। ठीक है, और ये जब लाइफ के अंदर किसी फीमेल में फर्स्ट बार ये कैरेक्टर शो होते हैं या फर्स्ट टाइम हीट पीरियड आता है, तो उस समय या तब उस क्या बोला जाता है? पुबर्टी एज। यानी पहली बार पुबर्टी एज किसे बोलेंगे? फर्स्ट टाइम फीमेल का हीट के अंदर आना या उसके हीट के कैरेक्टर, एस्ट्रस पीरियड के कैरेक्टर शो करने को कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होगा, तो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ये फीचर्स आएंगे इसके अंदर। क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पूछा जाता है कि जो हीट पीरियड होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन है। जैसे कई बार पूछा जाता है मिल्क ले डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है? तो मिल्क ले डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है,
अब देखो भाई इस टाइम ऑफ पीरियड के अंदर फीमेल की क्या नीड्स होती है मैटिंग करने की, ठीक है। जब फीमेल की मैटिंग करने की नीड होती है इस समय इसके अंदर अपने क्या करवा देते हैं, मैटिंग करवा देते हैं। अब मैटिंग करवाएं या तो नेचुरल मैटिंग करवा दो या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा दो। ये करवाने के बाद इसके अंदर दो केस होते हैं भाई, एक तो सक्सेसिव केस होता है और दूसरा क्या होता है, फेल हो जाता है, ठीक है। अब देखो भाई सक्सेसिव केस के अंदर क्या सीन होगा। सक्सेसिव केस का मतलब फीमेल के अंदर से ओवा आएगा और इधर मेल के अंदर से क्या जाएगा, स्पर्म जाएगा, जहां पे इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन। स्पर्म तथा ओवा का फ्यूजन होना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। जब स्पर्म तथा ओवा का फ्यूजन होगा वो क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट के बाद ये क्या बन जाएगा, एक एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जब धीरे धीरे डेवलप होकर कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में फीमेल क्या करेगी, काविंग करेगी, है ना, या पार्चुरेशन करेगी, यानी बच्चे को जन्म देगी। तो ये एक प्रकार का क्या होगा, सक्सेसिव केस हो गया। बट जब अपने बात करते हैं फेल होने के कई रीजन होते हैं। फेल होने का मतलब कि जो अपने सीमन इंट्रोड्यूस करवाया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर और इधर से अपने पास क्या है, ओवा है, और ये क्या आ गया, स्पर्म आ गया। जब इन दोनों का आपस में फ्यूजन नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो उस सिस्टम के अंदर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद, यानी 24 आवर की जो लाइफ साइकिल होती है, स्पर्म की लाइफ साइकिल ओनली 24 आवर होती है, उसके बाद ये डेड हो जाता है, लास्ट में बच जाता है कौन सा है, ओवा। क्यों, इन दोनों का अगर फ्यूजन हो जाता तो फर्टिलाइजेशन हो जाता, प्रेगनेंसी स्टेज के अंदर फीमेल चली जाती है ना, बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं, कि स्पर्म कहाँ तक नहीं पहुँच पाया, ओवा के तक पहुँच नहीं पाया, दोनों का फ्यूजन ही नहीं हो पाया, तो कैसे उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कैसे वो प्रेगनेंसी स्टेज के अंदर जा सकती है। ऐसा होने के पीछे या फेल होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे एक वर्ड आता है ओव्यूलेशन, है ना। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, जो मैच्योर ओवा होते हैं ओवरी से रिलीज होके कहाँ आ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, उनका फ्यूजन हो जाता है किसके साथ, स्पर्म के साथ। बट कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि जब फीमेल हीट पीरियड शो करती है, उसके हीट पीरियड शो करने के लगभग 12 to 18 आवर के बाद ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है। अगर उससे पहले ही मैटिंग करवा दी जाती है तो उसके अंदर क्या, ओवा अब तक प्रेजेंट नहीं होता। अगर ओवा प्रेजेंट नहीं होता, अकेला स्पर्म डेड हो जाता है, और इस कंडीशन के अंदर मैटिंग का जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है ना। जब ये सिस्टम फेल हो जाता है तो अकेला ओवा बचता है, और अब धीरे धीरे इस ओवा के ऊपर क्या एक लेयर बनना स्टार्ट होती है, जिसे बोला जाता है कार्पस ल्यूटियम लेयर, है ना। ये लेयर धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ती जाती है। फाइनल स्टेज के अंदर ये ओवा डिस्ट्रॉय होके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे क्या बाहर चला जाता है, ठीक है। जब ये बाहर चला जाता है तो ये जो फीमेल अपनी काऊ की बात करें तो 21 डेज के बाद क्या चला जाता है, ये बाहर निकल जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। नॉर्मल अगर अपने वुमेन की बात करें तो उसके अंदर ब्लीडिंग होती है। किसी भी एनिमल में ब्लीडिंग नहीं होती है, ओनली बिच को छोड़कर, है ना। बिच के अंदर क्या होती है, ब्लीडिंग होती है जब ओवा डिस्ट्रॉय होके बाहर आ जाता है। अब देखें कि 21 डेज के बाद क्या करेंगे, ओवा डिस्ट्रॉय होएगा। अब जब ओवा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर से नए ओवा बनेंगे। जब नए ओवा बनेंगे तो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा, फिर से क्या आ जाएगा, उसके अंदर हीट पीरियड आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से क्या आएगा, उसके अंदर हीट पीरियड आएगा। तो देखो भाई, पहली बार हीट पीरियड में आई या एस्ट्रस पीरियड में आई, उसके अंदर मैटिंग करवा दी, बट मैटिंग फेल हो गई। मैटिंग फेल होने के बाद 21 डेज के बाद फिर से फीमेल क्या करेगी, हीट पीरियड शो करेगी। तो टाइम बिटवीन 2 एस्ट्रस पीरियड इज कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, एस्ट्रस साइकिल बोला जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपने, एस्ट्रस साइकिल, जो कितने दिन का होता है, 21 डेज का होता है। काऊ के अंदर, बुफैलो के अंदर और गोट के अंदर लगभग ये सिमिलर होता है,
ठीक है, तो ये था अपने पहले पुबर्टी एज, फिर एस्ट्रस पीरियड और फिर एस्ट्रस साइकिल। यहाँ पे 3 टर्म अपने क्या होती है, कंप्लीट होती है, क्योंकि जो बेसिक है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, पुबर्टी एज से स्टार्ट होगा। अगर फीमेल के अंदर पुबर्टी एज नहीं आएगी तो उसके अंदर क्या होगा, एस्ट्रस पीरियड नहीं आएगा। अगर एस्ट्रस पीरियड नहीं आएगा तो ओवर रीलीज नहीं होंगे। अगर ओवर रिलीज नहीं होंगे तो स्पर्म किसके साथ फ्यूजन करेगा। अगर स्पर्म फ्यूजन ही नहीं करेगा तो आगे प्रेगनेंसी कंडीशन कैसे आएगी। तो ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि पुबर्टी एज के अंदर क्या होता है, तो आपको नॉर्मल सी डेफिनेशन ये शो करनी है कि जब फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या आ जाते हैं, बिकम फंक्शनल हो जाते हैं, तो उस एज को क्या बोला जाता है, पुबर्टी एज बोला जाता है। या फीमेल लाइफ में फर्स्ट टाइम जब एस्ट्रस पीरियड शो करती है तो उसको क्या बोला जाता है, पुबर्टी एज बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट थोड़ा सा और इसके आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखो मैंने जैसे चीज़ें बताई थी 2-3, सबसे पहले एक फीमेल जब छोटा बच्चा था वो धीरे धीरे बड़ा होता गया, तो उसमें सबसे पहले पुबर्टी एज आई। पुबर्टी एज आने के बाद उसके अंदर कौन सा पीरियड आया भाई, एस्ट्रस पीरियड आ गया। एस्ट्रस पीरियड आने के बाद ये लगभग कितना होता है काऊ के अंदर, 24 आवर है ना, 8 to 24 आवर का होता है। इसके बाद अगर अपने बात करें मैटिंग करवाते हैं, क्योंकि एक्चुअली में अगर डेफिनेशन देखी जाए एस्ट्रस पीरियड की तो क्या होती है, जब फीमेल की डिजायर होती है मेट करने की विद द मेल, तो इसे क्या बोला जाता है, एस्ट्रस पीरियड बोला जाता है ना। अगर ये सक्सेस हो जाती है तो एक पीरियड आता है जिसे बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। यानी गैस्टेशन पीरियड क्या होता है, मैटिंग के बाद और काविंग से पहले जितना भी टाइम एक बच्चे को डेवलप होने में लगता है उसे क्या बोला जाता है, गैस्टेशन पीरियड, जो काऊ के अंदर भाई 280 से 282 डेज का होता है। इसके बाद काऊ क्या करती है, काविंग, यानी ब्याने का जो प्रोसेस होता है उसे काविंग बोला जाता है। और काविंग के बाद जो न्यू बॉर्न बच्चा आता है उसे क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं ना। और इसके बाद काफ के जन्म के बाद यहाँ पे क्या स्टार्ट होती है, मिल्किंग स्टार्ट हो जाती है, यानी दूध देना शुरू कर। इस छोटे से प्रोसेस के अंदर, यानी छोटी सी इस जो अपने ये स्ट्रक्चर तैयार किया है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सुनो, जैसे क्या हुआ कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय है, जो पशु है, ब्याने के कितने टाइम, यानी काविंग के कितने टाइम बाद दोबारा से हीट पीरियड शो करेगा। ठीक है, कितने टाइम बाद दोबारा से हीट पीरियड शो करेगा, तो 60 से 19 डेज के बाद दोबारा से एक फीमेल हीट में आएगी। ब्याने के कितने टाइम बाद, 60 से 19 डेज के बाद ये दोबारा से हीट के अंदर आती। जैसे यहाँ पे इसने दूध देना शुरू कर दिया, तो अब क्या हुआ, दूध दे रही है, कंटिन्यू मिल्किंग कर रही है। उसके बाद एस्ट्रस पीरियड में आ गई तो भी मिल्किंग कर रही है, मैटिंग करवा दी तो भी, और गैस्टेशन पीरियड में तो भी। परंतु ब्याने से या काविंग से कुछ टाइम पहले दूध निकालना बंद कर देते हैं, जिसे बोला जाता है ड्राई पीरियड। और ये जो ड्राई पीरियड होता है ये कितने दिन का होता है, तो 60 डेज का, 60 दिन का क्या होता है इसके अंदर, ड्राई पीरियड होता है। इसके बाद की बात करें तो दूध देना जब से शुरू किया था और बाद में दूध निकालना बंद कर दिया, उन दोनों के बीच के टाइम को बोला जाता है लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, क्या बोलेंगे, लैक्टेशन पीरियड, जो काऊ और बफेलो में कितने डेज का होता है, 305 से 310 दिन का होता है। ठीक है, और बफेलो के अंदर एक ब्रीड है भाई जिसका नाम है मैसाना, और इस मैसाना के अंदर सबसे लंबा दूध काल होता है या लैक्टेशन पीरियड होता है कितने दिन का, 352 डेज का। अगर अपने काऊ की बात करें तो काऊ में सबसे ज़्यादा लंबा जो लैक्टेशन पीरियड वो जर्सी का होता है 325 डेज। ठीक है भाई, तो ये अपने को कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं, बहुत बार पूछ ली जाती है या डेफिनेशन दे के पूछ ली जाती है, या डायरेक्ट इसके अंदर क्या किया जाता है, टाइम इंक्लूड डेज आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल लेक्चर था। अब ब्रीडिंग से रिलेटेड जब अपनी ब्रीडिंग या
रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो उससे पहले अपन को इन चीज़ों का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ताकि आगे अपन चीज़ों को समझ सकें कि कब अपने को एआई करानी है, कैसे वो हीट पीरियड शो करेगा, और हीट पीरियड के कितने टाइम बाद ओव्यूलेशन स्टार्ट होगा, ओव्यूलेशन है क्या, ओव्यूलेशन के कितने टाइम बाद या पहले अपने को जो मैटिंग है या एआई है वो करवानी है। थैंक यू।